अच्छा बेटे, हम लोग एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और वो है टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट लिंक्स के बारे में, ठीक है। अगेन ये हमारा जो प्रोपगेशन वाला पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। उस तनाज़ुर में हम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देख लिया अभी तक कि हमारे पास जो वेव प्रोपगेशन है उसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके ज़रिए से वेव जो है वो प्रोपगेट करती है, जिसमें जो डोमिनेंट मैकेनिज़म्स हैं या जो 3 मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए से वो प्रोपगेट करती है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और तीसरा हमारे पास है डाइफ्रैक्शन, ठीक है। इन तीनों को हमने सॉर्ट ऑफ तफसीली स्टडी किया है। और नॉर्मली जब हम ईएमएफ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम बाउंड्री कंडीशंस के तनाजुर में इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेव ने पहुंचना है तो वो इन 3 मैकेनिज़म्स के अलावा और कोई मैकेनिज़्म शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मुख्तलिफ जगहों से रिफ्लेक्ट होगी, मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थोड़ा बेंड डाउन या बेंड अप होगी, ठीक है। और किसी भी कई जगह पे वो डाइफ्रैक्ट भी करेगी थ्रू डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट प्रोपेगेशन मॉडल्स को देखा और हमने ये देखा कि जो प्रोपेगेशन मॉडल्स हैं वो क्या इन इफ़ेक्ट्स को जो प्रोपेगेशन मैकेनिज़्म ने बताए हैं क्या उनको करते हैं कंसिडर या नहीं करते। तो उसमें हमें ये पता चला कि जो फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल है वो तो किसी भी इफ़ेक्ट को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता और ओवरऑल इस बात पे रिलाई करता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी पाथ लॉस की क्या वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो टू रे मॉडल था, जो दूसरा प्रोपेगेशन मॉडल था, उसमें हमने ये देखा कि वो एटलीस्ट जो रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म है उसको इंक्लूड करता है और सिर्फ सिंगल पॉइंट रिफ्लेक्शन को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक पाथ जितना ज़्यादा क्लियर होगा, मतलब उसमें लाइन ऑफ साइट जितनी ज़्यादा विजिबल होगी वो उतना ज़्यादा आसान या फेवरेबल होगा फॉर कम्युनिकेशन। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि 2 प्रैक्टिकल सिनेरियोज जिसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल सिनेरियो में मोबाइल फ़ोन के हमारे पास लिंक्स होते हैं बेस स्टेशन से मोबाइल फ़ोन तक, बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन तक, मोबाइल फ़ोन से बेस स्टेशन तक। और फिर उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एक और कम्युनिकेशन सिनेरियो उसमें सैटेलाइट है जिसमें ग्राउंड स्टेशन से लेके सैटेलाइट तक का एक लिंक मौजूद होता है, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियोज में हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इन एडिशन टू नॉर्मल फ्री स्पेस लॉस मज़ीद लॉसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अगर हम एक टेरेस्ट्रियल फिक्स्ड लिंक को प्लान करना चाहते हैं तो उसमें हमें 3 मेन काम देखने होते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारा पाथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी उसका हमें प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, ठीक है। जब हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं तो प्रोफाइलिंग में हम 2 चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक तो हम जो टेरेन है ज़मीन की उसके इफ़ेक्ट्स को देखते हैं और दूसरा हम जो अर्थ का अपना जो बल्ज है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, तो फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस तो वो हमें नज़र इसी तरह से आता है कि सारी की सारी अर्थ हमें प्लेन नज़र आती है। लेकिन आप अगर किसी ऊंची जगह पे भी खड़े होकर देखें तो आपकी जो होराइजन लाइन है वो उसकी एक लिमिट है, ठीक है। आफ्टर दैट होराइजन लाइन की जो लिमिट है वो उस जगह तक है जिसके बाद ज़मीन जो है वो बेंड डाउन कर जाती है ड्यू टू इट्स स्फेरिकल इफेक्ट।
एंड प्रॉब्ली उस पॉइंट के ऊपर जाके आपकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो एक तो हम पाथ की प्रोफाइल को कंसिडर करते हैं जब हम कोई फिक्स्ड लिंक जो कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए हमें प्लान करना है, उसकी हम प्रोफाइलिंग करते हैं। जो दूसरा काम हम करते हैं वो हम करते हैं ट्रोपोस्फेयर के इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको हम आगे जाके देखेंगे। और तीसरी जो चीज़ जिसको हम कंसिडर करते हैं वो हम ये देखते हैं कि विद इन दी पाथ कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, और जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनकी वजह से कितनी एनर्जी हमारे पास लॉस होगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज लॉसेस, यहाँ पे मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ स्टैंडर्ड, कि ऑल ऑफ दीज लॉसेस जो कि हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, दे विल बी इन एडिशन टू द फ्री स्पेस पाथ लॉस जो कि ऑलरेडी हमने एग्जिस्ट जो अभी हमने कंसिडर किया है। और जो फ्री स्पेस पाथ लॉस है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पाथ प्रोफाइलिंग में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो कहलाता है इफेक्ट ऑफ ग्रेटर सर्कल, ठीक है। क्योंकि ज़मीन हमारे पास स्फेरिकल है, तो अगर हम उसका नक्शा ड्रॉ करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं वो हाइपोथेटिकली तो हम उनको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल मैप देखें तो ज़मीन के स्फेरिकल होने की वजह से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की जो एक्चुअल लाइंस हैं वो हमारे पास स्फेरिकल नहीं आती। तो जिसका मतलब ये हुआ, लेट मी शो यू। जी, अगर आप इसको देखें तो ये एक ज़मीन का मैप है जिसमें इसको एक स्फेरिकल डोम के तौर पे शो किया गया है। इसको अगर आप कंपेयर करें इससे तो सारी की सारी चीज़ को फ्लैट आउट किया गया है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दिस इफेक्ट, ठीक है, जिसमें ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस पॉइंट ए से पॉइंट बी इफ यू गो, तो एक्चुअली इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ग्रेटर सर्कल इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है और उसके इफेक्ट को हमें कंपनसेट करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि बिकॉज अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है इस ग्रेटर सर्कल इफेक्ट से, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि फॉर एग्जांपल you are calculating the path from point A to point B in order to calculate a free space loss, and you think कि आपकी जो path length है that is about 15 kilometers, लेकिन अगर आप ग्रेटर सर्कल इफेक्ट को उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो मे बी योर पाथ लेंथ इज नॉट 15 किलोमीटर्स, इट इज़ 15.2 या 15.3 किलोमीटर्स, ठीक है। जो कि अगली बात पे मैंने लिखी है कि अब नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ yeah, it is a matter of trade-off between link margin and the accuracy, कि whether you should consider this greater circle effect or not, क्योंकि जो difference है between the straight line path and the greater circle path, that may not be too large, लेकिन if you want to if anyone is interested, तो जो ग्रेटर सर्कल पाथ है वो कैलकुलेट किया जाता है जिसका रेडियस ये है, ठीक है। और दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज टेकन एज दिस वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ये जो थीटा वंस थीटाज और जो लैम्डास हैं ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं ऑफ द साइट, जो बेस स्टेशन साइट जिसके दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल यू हैव साइट ए एंड साइट बी, तो नाउ जो ग्रेटर सर्कल पाथ होगा इट वुड बी समथिंग अ लिटिल कर्वी ओवर हियर, ठीक है। और अगर आप उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो वो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इट वुड बी अ लिटिल लॉन्गर एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन द इफेक्ट मे बी नॉट टू लार्ज टू कंसिडर, लेकिन फॉर लार्जर लेंथ्स मे बी द इफेक्ट शुड बी कंसिडर, या टू अचीव a higher amount of accuracy while site planning, आपको इस ग्रेटर सर्कल इफेक्ट को देखना पड़ेगा। तो
इफ यू लुक एट इट नाउ, अगर आप इस ग्रेटर सर्कल इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते तो एक्चुअली जो आपकी रे है विद रिस्पेक्ट टू दी अर्थ्स प्रोफाइल, इट वुड एक्चुअली बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी जो है वो रे होगी। तो ये ज़मीन का अपना बल्ज है, ये उसके ऊपर एक टेरेन बनी हुई है। ठीक है, मे बी कोई पहाड़ी इलाका है जिसमें कुछ हिल्स हैं, कुछ वैलीज हैं। एक साइड हमने यहाँ पे लगाई है, एक साइड हमने यहाँ पे लगाई है, और अभी हमारा ये डायरेक्ट पाथ है। ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर कंपनसेटिंग दिस विल सी कि ये डायरेक्ट पाथ जो है वो इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि इसको हमें स्ट्रेट लाइन में क्यों कन्वर्ट करने की ज़रूरत है उसको भी हम देखते हैं अभी लेटर ऑन। ओके, जो ज़मीन का अपना बल्ज है उसको हम काउंटर करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेशन, जहाँ पे R1 और R2 की वैल्यूज़ हमने कुछ ये ली हुई हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल वैल्यूज़। और जो R1 है उसकी वैल्यू हमने ली हुई है बेस्ड ऑन दिस होराइजन डिस्टेंस। ठीक है, इफ़ यू लुक एट इट, बिकॉज ज़मीन का अपना एक सफेरिकल इफेक्ट है, तो if the tower is erected in this direction, तो when the wave is traveling, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप समंदर पे अगर खड़े हो जाएं and if you start looking straight, तो there would be a point जहाँ जहाँ के बाद आपको समंदर नजर आना बंद हो जाएगा, that would be your horizon line। तो your horizon line for this particular tower finishes up at this point जहाँ तक का रेडियस जो है वो R1 है। ठीक है, and rest of that is R2। इस पॉइंट के ऊपर ज़मीन का जो अपना बल्ज इफेक्ट है दैट इज बी। ठीक है, दीज आर दी होराइजन डिस्टेंसेस। नाउ इफ यू लुक एट इट, if you want to increase your horizon distance, you need to increase the height of the towers both over here and here so that आपको क्लियरेंस मिल सके। तो इस चीज़ को शो करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये ट्रेन ना भी हो तो द फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हमारे लिंक के अंदर आएगी फॉर एनी कम्युनिकेशन लिंक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो ज़मीन का अपना बल्ज या उसका अपना सफेरिकल इफेक्ट होगा। ठीक है, एंड जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था और हम वहाँ पे पढ़ रहे थे डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी विच वॉज कॉल्ड एज एंटेना टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑल्दो this antenna when it is looking in this direction, it is not it is not very close to the ground, लेकिन because eventually the energy is coming at this point, तो इस पॉइंट से या तो वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और या फिर इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाएगी। इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर इज वेरी लो, तो दो प्रॉब्लम्स होंगे, एक तो आपका होराइजन डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा और दूसरा आपका एंटेना टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको बड़ा करने के यू हैव टू बेनिफिट्स, लेकिन ऑफ कोर्स द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आपने उसको माउंट किया हुआ है। उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आती है हमें फिक्स्ड लिंक के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई डो नॉट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है ज़मीन के इर्द गिर्द, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं सारी की सारी। जो ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक की लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ठीक है, जो कि 0 से लेके 10 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर, वो 10 से 30 किलोमीटर। देन इट इज मीजोस्फियर, 30 से 50 किलोमीटर। देन थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। ठीक है, हर इस जो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन क्योंकि एक टेरेस्ट्रियल लिंक में मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर रिमेन्स विद इन दिस लिमिट, तो जो ऊपर वाली लेयर्स हैं दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फिक्स्ड टेरेस्ट्रियल लिंक, लेकिन ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वी हैव टू सी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या इफेक्ट्स हैं। जो सबसे बड़ा और एक मोस्ट डोमिनेंट इफेक्ट है ट्रोपोस्फेरिक
ट्रोपोस्फियर का, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एंड व्हाट हैपेंस इज कि as you move away from the surface of the earth, the common point is कि हवा की डेंसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है. ठीक है. और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की जो कॉमन डेफिनेशन है, जो हम अपनी फिजिक्स की किताबों में, मैट्रिक में, एफएससी में पढ़ते हैं, वो हमें यही कहती है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट है, या आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती हुई एयर डेंसिटी है, वो एक्चुअली हमारे बेनिफिट में जाती है. इसका इफेक्ट ये होता है कि एनी रे ऑफ कम्युनिकेशन which you consider to be going in a straight line, it is not actually going into a straight line. And let me draw it for you to see कि मैं इस बात का क्या मतलब है. Just wait 1 minute, please. इस बात का मतलब एंटेना के पर्सपेक्टिव में ये है कि यू हैव एन एंटेना. ठीक है. और दिस इज द beam pattern of the antenna. So now if you look at it, some waves are going in this direction and some waves are going in this direction. ठीक है. तो the waves which are going in this direction, इनमें क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता they are traveling in the mediums from हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ट्रैवल कर रही है. ठीक है. हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रही है. और आप ये देखिए कि जैसे जैसे ये ट्रैवल कर रही है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो अगर आप इस ट्रोपोस्फियर को बेस्ड ऑन द डेंसिटी, अगर आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो वेव होगी इट विल गो ओवर हियर, come out a little in this direction, come out a little in this direction, come out in a little this direction, और ये आहिस्ता आहिस्ता it will start moving along the curvature. ठीक है. तो इस केस में जो ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, it gives us a little benefit, जो कि हमें ज़मीन के बल्ज इफेक्ट को थोड़ा कंपनसेट करने में हेल्प करती है. फर्दर ऑन, तो हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को कंपनसेट करें, तो जो ज़मीन का रेडियस है उसको हम एक इफेक्टिव रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय कैलकुलेटिंग दिस कांस्टेंट फैक्टर, जो कि स्ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को कवर अप करता है. इसका एक एडिशनल बेनिफिट हमें ये होता है कि बिकॉज द वेव इज गोइंग टू बेंड डाउन इवेंचुअली, तो व्हाट हैपेंस इज कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो बेस स्टेशंस हैं उनके ऊपर जब हमने एंटेना को माउंट किया हुआ है, तो व्हाट वी कैन डू इज दैट इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एंटेना इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल होराइजन के बराबर में इसको करने के, वी कैन पुट इट अ लिटिल टिल्टेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. जिससे हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज अ लिटिल ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन 90 डिग्रीज. यानी अगर हम z एक्सिस यहाँ पे है तो दिस इज 0 एंड दिस इज 90 डिग्रीज, तो विच इज अ लिटिल ऑफ. और उससे क्या बेनिफिट होता है, प्लीज हैव अ लुक एट इट. ये डिफरेंट जो रेज हैं उनको लॉन्च किया गया है फ्रॉम द एंटेना विच इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड स्टेशन. ठीक है. और डिफरेंट जो एंगल्स चूज किए गए हैं with respect to horizon, this is 0 degrees, this one is 0.05, 0.1 and 0.15. And if you look at it, जो coverage distance इन्होंने achieve किया है by just tilting your antenna only 0.15 kilometer, 0.15 degrees, which is very small. खाली इतना उसको एलिवेट करने से आप ये देखिए कि आपने अपना जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस है उसको मे बी यू इंक्रीज्ड इट बाय 3 times. ठीक.
और जो ये वाला है दैट दिस इज 0.1 डिग्रीज, तो अबाउट मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर 0 डिग्रीज पे आप करते हैं तो आपका जो लिंक है वो 50 डिग्रीज के ऊपर ग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ग्राउंड रिफ्लेक्शन से बचने के लिए फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए इट इज़ बेनिफिशियल दैट यू कीप योर एंटेना अ लिटिल बिट tilted above the horizon, so that you can get a larger communication link for the same uh, for the same amount of power, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है इट इज गिविंग अस अ लिटिल बेनिफिट, क्योंकि इवेंचुअली इट इज गोइंग टू कंपनसेट फॉर द बल्ब। ओके, तो जब हमने पाथ प्रोफाइल को कंपनसेट कर लिया बाय यूजिंग द फैक्टर व्हिच आई टोल्ड यू प्रीवियसली, so now what happens is that for the same location that we had previously, now we've got a straight line path, although के हमारे पास bulge है, लेकिन इन दोनों effects को compensate करने के बाद we've got a straight line path between side A and side B. अब इसको straight line path बनाने का फ़ायदा ये है कि now along this straight line we can create our Fresnel zone, या जो Fresnel ellipsoid है उसको हम create कर सकते हैं to see कि whether there are any obstructions within this ellipsoid or not, क्योंकि हमने ये कहा था कि the rule of thumb is कि 60% of this जो ellipsoid है that should be क्लियर, ठीक है, 60% का रूल है हमारे पास। एंड एज पर बुक ये जो एलिप्सॉइड बनाया गया है दिस इज ऑलरेडी ओनली द 60% ऑफ द बिगर एलिप्सॉइड, ठीक है। तो नाउ इफ समबडी आस्क्स यू, तो दिस इज ये वाला जो हिस्सा है दिस इज द मेजर ऑब्स्ट्रक्शन, सिंगल मेजर ऑब्स्ट्रक्शन विद इन दिस पाथ। This is single major obstruction within this path, ठीक है, because it is already it's written over here कि ये जो ellipsoid है this is already 0.6 times of the first Fresnel zone, और ये ड्रॉ किया गया है for 900 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसी के लिए। जो ऑब्स्ट्रक्शन लॉस है उसमें हमें पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास जो लॉस आता है वो डाइफ्रैक्शन लॉस होता है, और जो डाइफ्रैक्शन लॉस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डाइफ्रैक्शन पैरामीटर विच इज स्मॉल वी, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर वहाँ से हमें डाइफ्रैक्शन पैरामीटर से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा एनर्जी लॉस कितना होगा व्हाइल यू आर मूविंग। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर इज़ ओनली वन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जिस तरह ये जो ट्रेन प्रोफाइल है मे बी हो सकता है कि जो ये वाला है ये भी थोड़ा ऊपर होता, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके इट कुड हैव बीन एनी अदर पीक एज वेल, तो इट वुड बी देयर कैन आल्सो बी प्रैक्टिकली मोर देन वन ऑब्स्ट्रक्शंस जो कि आ रही होंगी, उनको हम कहते हैं मल्टीपल नाइफ एज डाइफ्रैक्शंस, और उनको स्टडी करने का वही तरीका है जो सिंगल पॉइंट को करने का है, ऑल्दो कि उसके डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, लेकिन हम उन मॉडल्स में नहीं जाते। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि देयर कुड बी मोर देन वन ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। इन ऑर्डर टू appreciate कि why all of it is important, let us study this example. इसमें कहा आपको ये गया है कि there is a microwave link which is operating at 10 gigahertz, और जो path length है that is 30 kilometers, maximum जो acceptable path loss है that is 169 dB, जिसका मतलब है कि this is the path loss for maybe zero link margin, तो इससे पाथ लॉस हमारा फ्री स्पेस पाथ लॉस हमारा इससे कम होना चाहिए, ठीक है। The transmitter antenna is mounted at a height of 20 meters above the ground level, while the height of the receiver has to be determined. The ground the ground is level apart from the hill of 80 meter located 10 kilometer away from the transmitter. So I think this is a single obstruction model जिसमें दरमियान में एक ऑब्स्ट्रक्शन है विच इज 80 मीटर हाई, एंड दैट इज लोकेटेड 10 किलोमीटर
तो अबाउट 1/3 के ऊपर, क्योंकि 30 किलोमीटर है तो 1/3 के ऊपर एक 80 मीटर की ऑब्स्ट्रक्शन है अवे फ्रॉम द ट्रांसमिटर एंटेना. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पाथ लॉस, अज्यूमिंग, पहले हमें ये अज्यूम करना है कि जो रिसीवर का एंटेना है दैट इज माउंटेड ऑल्सो 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. दूसरा हमें ये काम करना है कि हमें हाइट ऑफ द रिसीवर डिटरमिन करनी है. अगर हम इतना पाथ लॉस जो है जितना इन्होंने कहा हुआ है, अगर हम उसी के ऊपर ऑपरेट करना चाहें या 0 dB लेंथ मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करना चाहें. समझ लग गई है व्हाट वी नीड टू डू? क्यों बच्चों, यू गॉट इट और नॉट? जी सर. ठीक है, तो एनी थॉट्स कि हम इसको कैसे करेंगे? व्हाट कैन वी डू? क्यों बेटा, क्या कर सकते हैं हम इसको? Any idea how can we do it? Let us see. जी बेटा. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, we calculated the free space loss. ठीक है, free space path loss which is overall which is 20 dB. ठीक है, तो ये फ्री स्पेस लॉस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और जो हिल है उसको हमने सिंगल नाइफ एज डाइफ्रैक्शन के तौर पे हमने उसको मॉडल किया. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हिल है उसकी हाइट इन्होंने 60 मीटर्स ली है. ये 60 मीटर्स इन्होंने इस वजह से ली है बिकॉज इफ़ यू ड्रॉ दिस सिनेरियो, तो कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज बोथ 20 मीटर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मीटर्स है यहाँ पे यू हैव अ स्ट्रेट बेस लाइन, दिस इज एच टी एंड दिस इज एच आर. तो ये 20 मीटर्स जो है फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज द बेस लाइन नाउ. ठीक है, स्ट्रेट बेस लाइन. और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट जो है वो 80 मीटर है, तो द पार्ट विच इज गोइंग टू गेट अबव इज ओनली गोइंग टू बी 60 मीटर. ठीक है, तो जो h है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डायफ्रैक्शन पैरामीटर दैट इज 60. बाकी जो d1 है दैट इज 10 किलोमीटर्स, d2 इज 20 किलोमीटर्स, एंड लैम्डा जो है वो हमें पता है कि इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 10 गीगाहर्ट्ज. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो डायफ्रैक्शन पैरामीटर है उसकी वैल्यू आई 6. ठीक है, नाउ हम दो काम कर सकते हैं, या हम इस अप्रोक्सीमेट फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर इफ़ यू रिमेंबर जो हमने अपने लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ को, या हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस किताब में भी गिवन है, लेकिन लेट मी शो इट टू यू. आई डो नॉट नो वेदर इट हैज़ बीन ड्रॉन फॉर 6 or not.
जी 6 के लिए ड्रॉ नहीं किया गया है, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस ग्राफ, लेकिन वी कैन ऑलवेज यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन जो कि यहाँ पे जो कि इसको अप्रॉक्सीमेट करती है हाई ग्रेटर देन 1 वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल किया एंड वी कैलकुलेटेड द डिफ्रैक्शन पैरामीटर, उससे हमने लॉस डिटरमिन कर लिया। नाउ द टोटल लॉस वुड बी, इतना फ्री स्पेस लॉस था और एक सिंगल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वी गॉट अबाउट 28.5 dB लॉस, ठीक है। तो जो टोटल पाथ लॉस है दैट इज 170.5 dB। अब ये हमारी एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट यूज दिस सिस्टम, वी नीड टू प्ले विद दीज पैरामीटर्स, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो हमें या तो इस एच को चेंज करना है बाय चेंजिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर और रिसीवर, या फिर हमें अपने जो लोकेशंस ऑफ द ट्रांसमीटर एंड लोकेशन ऑफ द रिसीवर है उसको हमें चेंज करना है, सो दैट हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन पैरामीटर है उसकी वैल्यू फर्क आए। जी जी। तो अगर आप देखें कि नाउ इफ वी कैलकुलेट कि हम कितना ऑब्स्ट्रक्शन लॉस मैनेज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन लॉस हम मैनेज कर सकते हैं दिस इज द टोटल लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज द फ्री स्पेस पाथ लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 dB का हम ऑब्स्ट्रक्शन लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम कोई लिंक मार्जिन इसमें डालना चाहते हैं तो वो मजीद इसको थोड़ा कम कर देगा, लेकिन फॉर द मोमेंट बिकॉज वी वांट टू ऑपरेट एट 0 dB लिंक मार्जिन, तो हम इतना ऑब्स्ट्रक्शन लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट वर्किंग बैक। 27 dB के लिए जो डिफ्रैक्शन पैरामीटर है उसकी वैल्यू हैज टर्न आउट टू बी 5, ठीक है। नाउ यहाँ से अगर आप देखें तो जी हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन जो हमें चाहिए, जो एक्सेस हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज 50 मीटर्स, ठीक है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि वी नीड मे बी जो हमारी वो जो रिसीवर की हाइट है, ठीक है, इट इज कैलकुलेटिंग इट टू बी एग्जैक्ट। जी इस फॉर्मूला को हमने इस्तेमाल किया, तो previously it was this formula, ठीक है, which was the height of the obstruction. Again, in order to make it obstruction free, it is suggesting कि हम रिसीवर की हाइट को 50 मीटर्स पे लेके जा सकते हैं। तो इसको 50 मीटर्स पे अगर हम लेके जाएंगे तो नाउ वी विल हैव दिस मच ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सेस। लेकिन जो हमारी ज्योमेट्री होगी इफ वी टेक इट टू 50 meters, so it would be something like this. Here we have 20 meter and we have 50 meter, so now it would be something like this. और जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, तो still the value which would be in excess, it will not be now 60 meters, it would be a little less than that, ठीक है। तो असल में जो कैलकुलेशन वहाँ पे बताई गई है, जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है, उससे इसकी बजाय तो हाइट निकलती है इसकी कि दिस शुड बी दी हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इन दोनों को 10-10 मीटर बढ़ा लें, यानी इसको भी 30 मीटर्स कर लें, इसको भी 30 मीटर्स कर लें, तो स्टिल यू वुड बी एबल टू ऑपरेट एट दैट पर्टिकुलर लिंक मार्जिन, ठीक है। तो दिस इज हाउ you do all of this. इसको करने का एक और तरीका भी है, and that is by the method of Fresnel ellipsoid, ठीक है, उसके उसके जरिए से भी आप इसको कर सकते हैं। The next thing, the last effect that comes into play
for a clutter for a terrestrial mobile phone link, fixed link, that is the clutter loss. और क्लटर के अंदर दो चीज़ें हैं, उसमें दरख्त हैं और उसमें हाई राइज तो नहीं लेकिन उसमें स्मॉल साइज बिल्डिंग्स भी हैं। ये जो क्लटर लॉस है ये दोनों डिफरेंट पोलराइजेशंस पे यानी हॉरिजॉन्टल पे फ़र्क है और वर्टिकल पे फ़र्क है। And with respect to frequency, this is the amount of attenuation because of the clutter. ठीक है, तो higher you go in your frequency, larger is the attenuation. Dashed one is the for the vertical polarization, and solid line is for the horizontal polarization. तो अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए पाथ प्लानिंग करना चाहते हैं तो इन सारे स्टेप्स को हमने देखा है कि आप सबसे पहले पोजीशन और हाइट ऑफ द एंटेनास वो आप डिटरमिन कर लें। पोजीशन से आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आ जाएंगे। जो हाइट है वो लेटर ऑन आपको ऑब्स्ट्रक्शन डिटरमिन करने में आपकी हेल्प करेगी। जब आपके पास पोजीशंस आ जाएं तो आप ग्रेटर सर्कल पाथ ड्रॉ कीजिए बिटवीन द एंटेनास। उसके बाद आप टेरेन प्रोफाइल डिटरमिन कीजिए। नॉर्मली मैप्स में टेरेन प्रोफाइल गिवन होती है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको अपलिफ्ट कीजिए, एक्चुअल उसकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए जो कि हमने 2D देखी थी। फिर आप अर्थ का जो रेडियस का फैक्टर है उसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए और उससे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ प्रोफाइल आ जाएगी। उस पाथ प्रोफाइल के ऊपर यू शुड कैलकुलेट योर फ्री स्पेस पाथ लॉस एंड ऑल्सो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो यू शुड सी कि क्या वो 0.6 फ्रेनल जोन में आती है या नहीं आती। अगर तो नहीं आती तो देन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। आपका जो फ्री स्पेस पाथ लॉस है दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट। लेकिन इफ इट कम्स इन दैट तो उसके बाद यू नीड टू इनकॉर्पोरेट द डायफ्रैक्शन पैरामीटर यू नीड टू कैलकुलेट और जो इजाफी पाथ लॉस आपके पास आएगा उसको आप ऐड करेंगे। फर्दर ऑन डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट इस ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए द अमाउंट ऑफ क्लटर दैट यू हैव, अगेन ये एक एम्पिरिकल सी कैलकुलेशन है, तो यू वुड कैलकुलेट एनी एडिशनल लॉस इफ़ यू सी कि आपका सिग्नल जो है वो दरख्तों के दरमियान में से गुजर रहा है, तो यू शुड ऐड फॉर द क्लटर लॉस एज वेल। तो दिस विल गिव यू एन एंड टू एंड लिंक बजट फॉर योर फिक्स्ड पाथ लिंक, ठीक है। ओके बेटा, हमारे क्योंकि 2 लेक्चर्स थे, कल वाला भी आज वाला भी, तो हम इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। The second thing that we are going to do is the considerations for a satellite link. एक जो सैटेलाइट है ज़मीन के गिर्द उसके डिफरेंट तरह के ऑर्बिट्स हैं। तो बेस्ड ऑन दी ऑर्बिट्स सैटेलाइट्स आर कॉल्ड लियो सैटेलाइट्स, मियो सैटेलाइट्स, हियो सैटेलाइट्स एंड जियो सैटेलाइट्स, ठीक है। लियो इज लो अर्थ ऑर्बिट, मियो इज medium earth orbit and geo is geostationary orbit, ठीक है। over here normally हम इसको geostationary satellite को consider करेंगे and the reason being is कि distance wise geostationary satellite has a very large distance, 35,000 kilometers के ऊपर होता है ये, and it has very large मोस्ट ऑफ दी इफेक्ट्स जो भी ज़मीन से कंसिडर होते हैं वो सारे के सारे इसमें कंसिडर हो जाते हैं। दी अदर ऑप्शन इज़ टू गो फॉर हियो या टंड्रा, जिसमें जो हियो है या टंड्रा जो ऑर्बिट है वो दैट गोज अप टू 48,000 किलोमीटर, लेकिन इफेक्ट्स वाइज दैट विल हैव ऑल ऑफ द सेम इफेक्ट्स जो कि यहाँ पे हैं, ठीक है। okay. तो जो एक सैटेलाइट है उसके ऊपर although it will have no problem of obstruction losses, लेकिन it will have certain other conditions as well. जो terrestrial link है that normally remains within the troposphere, लेकिन जो satellite link है it has to pass through
अदर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको दिखाई थी, ठीक है। इसमें अगेन the most apart from the troposphere, the most important one to consider is the ionosphere. और ionosphere के नाम से थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो इट इज आयंस, ठीक है, यानी स्प्लिट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। तो आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, क्योंकि हमारा जो लिंक है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So if it passes through an ionized region, definitely there are going to be some effects on the link, ठीक है। तो जो इफेक्ट्स हम आयोनोस्फीयर के लिए देखते हैं, these are interactions between layers of charged particles around the earth, जमीन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और any other radio waves which are passing through। जो ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट्स हैं उसमें हमने ट्रोपोस्फियर को वहाँ पे भी देखा है, फिक्स्ड मोबाइल वाले में भी देखा, लेकिन इसमें इंटरेक्शंस हैं लोअर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन लिंक, तो वी इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ गैसेस, एयर पार्टिकल्स एंड हाइड्रोमीटर सच एज रेन ड्रॉपलेट्स। उसके अलावा देयर आर सम लोकल इफेक्ट्स जिसमें वी लुक एट द विसिनिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेशन, कि वहाँ पे ज़मीन किस तरह की है, ज़मीन की डेंसिटी किस तरह की है, क्लटर वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, कितनी क्लियरेंस मौजूद है, उस जगह पे एंटेना का टेम्परेचर क्या होगा, एंटेना की एलिवेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम उसमें लोकल इफेक्ट्स में देखते हैं। तो वी स्टार्ट विथ ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट्स फर्स्ट। जो ट्रोपोस्फेयर है उसके इफेक्ट्स में देयर इज वन मेजर इफेक्ट विच इज़ द सिग्नल अटेनुएशन, ठीक है। और जो सिग्नल अटेनुएशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू मेजर रीजन। द फर्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन, और वो अब्जॉर्प्शन है इनटू द रेन ड्रॉपलेट्स। और जो अटेनुएशन होगी that would be mainly called as rain attenuation. That is the major factor of the attenuation when the signal is passing through the troposphere. जो दूसरा इफेक्ट है that is the scattering of the electromagnetic wave. और अगर रेन में अगर अब्जॉर्ब नहीं भी होते तो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, लेकिन कुछ फॉग हो सकती है, बादल हो सकते हैं, सस्पेंडेड रेन ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्कैटरिंग होती है। इफ दिस इज द इंसिडेंट डायरेक्शन, तो इफ यू लुक एट इट ओनली पार्ट ऑफ द एनर्जी इज गोइंग फॉरवर्ड एंड some of the energy is either coming back as a back scatter या it is being wasted through side scattering. जो रेन अटेनुएशन है इसमें mainly depends on the distance, ठीक है। and this is what is happening, that you have starting point, ठीक है, and when it passes through a certain distance within the rain, ठीक है, ये जो रेन रीजन है ये उसकी थिकनेस को शो कर रहा है, ये वाला आर। तो एट द एंड ऑफ इट यू हैव सम अदर पावर, ठीक है, जो आपकी रिसीव्ड पावर है। दिस इज विदाउट रेन एंड दिस इज विद रेन व्हेन द सिग्नल इज पासिंग थ्रू इट। तो जो रेन पावर है या जो रेन अटेनुएशन है उसको हम लॉस में कंसिडर करते हैं, वेयर अल्फा इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। और अगर हम जो रेन है उसके अटेनुएशन को अगर हम डेसिबल्स पर मीटर में कैलकुलेट करें तो दिस इज द गैमा। तो द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 4.343 अल्फा। और जो अल्फा है दैट डिपेंड्स ऑन द यानी दैट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ठीक है। तो अल्फा इज द फैक्टर जो आपके आगे हम जाके देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन फॉर रेन। सो अनदर मेथड, एक तो तरीका अल्फा का है जिसमें अल्फा इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, और उसके कुछ मेथड्स, उसके कुछ फार्मूलाज किताब में अवेलेबल हैं। लेकिन देयर इज अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस गामा which is attenuation per meter,
and that has been again empirically calculated from rain attenuation models. ठीक है, जो अल्फा है उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिपेंड्स ऑन दी ड्रॉपलेट साइज ऑफ द रेन. फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट साइजेस देयर आर डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ डिफरेंट अप्रोच, और हम इंस्टेड ऑफ अब हम हर ड्रॉपलेट का साइज तो मैयर कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ जो कि मैयर की जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैयर करता है, दैट इज़ कॉल्ड आर, एंड इट इज़ रेनफॉल रेट. ठीक है, और आपने खबरों में अक्सर सुना होगा, जब बारिश होती है तो ये बताया जाता है कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई है, इतने मिलीमीटर बारिश हुई है, तो दैट इज नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ रेन पर आवर. ठीक है, तो इसके एम्पिरिकल मॉडल्स मौजूद हैं. ठीक है, तो फॉर a given value of R, for a given value of millimeters rainfall rate in millimeters per hour, you have some rain attenuation models जहाँ पे आपको at different frequencies A और B की values मिल जाती हैं. ठीक है, तो you choose the frequency where your satellite is operating. For example, you say कि यार अच्छा, I'm operating in somewhere 10 gigahertz range, so then you have this value of A and this value of B, and for a given millimeter rainfall rate, depending upon कि आप दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करें, पाकिस्तान में there would be some other value, इंग्लैंड में there would be some other value, मलेशिया में there would be some other value जहाँ पे rainfall rate बहुत ज़्यादा होगा. तो you will get an attenuation value which would be dB per meter. ठीक है, these are the value of rain attenuations. ठीक है, एंड रेनफॉल रेट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं. तो दिस इज फॉर 0.25 मिलीमीटर पर आवर, 1.25, 5 मिलीमीटर, अप टू 150 मिलीमीटर. ठीक है, तो दीज आर दी अटेनुएशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज. तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ गामा, the next thing is that you calculate that how much is the total loss because of the rain. So for that, you use the value of gamma, and there is something which is called the rainy path length. The value comes out to be RR. इसकी भी specific formulations exist करती हैं, which are based on the angle theta, कि आपका with respect to horizon आपका क्या angle है, height of the transmitter. Over here HR is the value of the frozen region. ये ऐसा रीजन है ज़मीन से ऊपर जहाँ पे वैल्यू आपकी 0 डिग्री सी है. ठीक है, तो जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं वहाँ से HR की कितनी वैल्यू है, आपकी जो साइट है उसकी कितनी हाइट है, तो उसकी बेसिस एंड दिस वैल्यू एंगल थीटा, उसकी बेसिस के ऊपर RR की वैल्यू निकलती है फॉर योर स्पेसिफिक location and the location of the satellite, and then you are able to calculate that how much would be the value of loss that is caused by the rain attenuation. The other thing which has the effect on a satellite link is the gaseous absorption within the air molecules. दो molecules उसमें important हैं, H2O and oxygen. ये दोनों इस वजह से important हैं क्योंकि ये दोनों पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में काउंट होते हैं. ठीक है, ऑलरेडी इसमें पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं या पोलराइज हो जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलाइन कर लेती है अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट बिहेविंग एज कैपेसिटर्स. ठीक है, बिकॉज नाउ दे प्रोवाइड दी अब इनकी अपनी कुछ एक परमिटिविटी बनना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो दे विल स्टार्ट स्टोरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन दैम, जिसकी वजह से जो एक्चुअल सिग्नल है उसकी पावर में कमी आएगी या उसमें अटेनुएशन आएगी या कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, अगेन दीज आर दी वैल्यूज जो problematic frequencies हैं for H2O and oxygen. They are 22.3 gigahertz, 183.3 gigahertz and 333
323 गीगाहर्ट्ज नॉर्मली इन रेंज में तो हम नहीं जाते सैटेलाइट में, लेकिन दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी कंसिडर्ड। अगेन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ऑक्सीजन 60 गीगाहर्ट्ज नीड्स टू बी कंसिडर्ड, लेकिन सैटेलाइट्स बहुत कम हैं जो कि इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे हम क्योंकि जाते नहीं हैं तो दिस इज़ नॉट ऑफ कंसिडरेशन टू अस। ठीक है, तो दीज टू आर दी फ्रीक्वेंसीज। Now if you look at it with respect to frequency, जो suitable region of operation है that would be somewhere from 0 to 30 gigahertz और 0 to 40 gigahertz। ठीक है, उसके बाद there is very large attenuation of oxygen, लेकिन because all of this is happening in the troposphere, ठीक है, when the antenna is elevated at a large angle theta, तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम टेरेस्ट्रियल के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो एंगल होता है वो रफली नियर 0 डिग्रीज के ऊपर हमारा एंगल होता है। ठीक है, तो आगे हैं आयोनोस्फीयर के प्रॉब्लम्स, लेकिन हम यहाँ पे अभी इसको ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट तो हम मज़ीद देखेंगे और इवेंचुअली हम जिस तरह हमने एक मोबाइल फ़ोन के लिए एग्जांपल की है, इसी तरह हम एक सैटेलाइट के लिए भी कोशिश करेंगे कि वी गो थ्रू एन एग्जांपल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, अदरवाइज हम एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद हम लैब का छोटा सा एक सेशन करेंगे। हम CST सॉफ्टवेयर को ही कंटिन्यू करेंगे। आपके एक्चुअल करिकुलम में देयर आर ओनली 1 और 2 लैब्स जो कि की जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा। तो आज की और आपके जो सिलेबस है उसमें 2 लैब्स रहती हैं, 12 लैब्स हो गई, हमने टोटल 14 करनी है। तो एक लैब तो हम आज करेंगे जो कि CST पे ही होगी, लैब नंबर 13। जो लैब नंबर 14 है उसके लिए इट वुड बी एन ओपन एंडेड लैब, not an open-ended lab sort of, it would be sort of a small project type based lab। और आपको करना क्या होगा कि आपको अपने घर में बैठे बैठे एक डाइपोल एंटेना बनाना होगा। उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा वो मैं आपको बता दूंगा टाइमली, तो ताकि आप उसको कर सकें। लेटर ऑन उसको बना के आपके पास घर में भी टेस्टिंग का एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक आसान काम ये भी कर सकते हैं कि आप वो मुझे जो डाइपोल एंटेना आपने बनाया वो आप मुझे यूनिवर्सिटी पोस्ट कर दें और मैं आपके लिए उसको जो नेटवर्क एनालाइज़र है वहाँ पे उसको टेस्ट कर दूंगा एंड वी सी के हाउ गुड एंटेना यू हैव डेवलप्ड बाय योरसेल्फ। ठीक, तो ये काम हम करेंगे। तो अगर कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे।